Hello everyone. So here is Christina Willis for you all, and I hope you all are doing very well. I'm also very good. So continue as with our chapter, that is the British administration of class 8th, जो कि हम अभी कर ही रहे थे। हम अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। आई जस्ट राइट एट द हियर इट इज शॉर्ट फॉर्म ओनली। ओके, सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द जुडिशरी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट judiciary, how British control over the judiciary. Okay, so as their administrative responsibility expanded, अभी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बढ़ रही थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने, मैंने बताया सिविल सर्विसेज एंड ऑल इन सब वे में जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, ऐसे उन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया उन्होंने, एंड अलग अलग गवर्नर उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए। ठीक है, दैट इज बाय इंक्लूडिंग द लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, वो क्योंकि ज़्यादातर वो चीज़ें ब्रिटिशर्स को देते थे, ब्रिटिश जो एम्प्लॉई होते थे उनको वो इंडियंस की एबिलिटी और उनकी चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, उनकी लॉयल्टी पे ट्रस्ट नहीं करते। सो दैट इज़ वाई। ठीक है, सो सिविल सर्विसेज वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया, तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी एडमिनिस्ट्रेशन पे बढ़ चुकी थी। सो दैट इज़ वाई द ब्रिटिश फेल्ट द नीड ऑफ अ जुडिशियल सिस्टम टू डिस्पेंस जस्टिस। तो अब ब्रिटिशर्स को ये भी दिमाग में आने लगा कि जुडिशियल सिस्टम भी अब जो है इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इसको भी प्रॉपरली मैनेज करना है, प्रॉपरली हमें इसको भी बनाना है। एट फर्स्ट कंपनी ऑफिशियल कंटिन्यू टू अप्लाई द लॉ दैट हैड प्रिवेल्ड अंडर द मुगल्स। अच्छा, एट फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या था कि जुडिशियल सिस्टम वैसे ही चल रहा था ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जैसे वो मुगल्स के टाइम पे ब्रिटिश अपना जस्टिस सिस्टम चला रहे थे, अभी वैसे ही चला रहे थे। ठीक है, मुगल्स व्हेन जजिंग केसेस, मुगल के टाइम पे जब भी केसेस वगैरह जज करने होते थे, लेटर अ न्यू जुडिशियल सिस्टम, उसके बाद उन्होंने जो है अभी तक, अब इस पीरियड के बाद जो हमने ये अभी चैप्टर में सिविल सर्विसेज कब स्टार्ट किया, उसी के बाद, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट वगैरह के बाद जो है, इसी के बाद जो है उन्होंने अपना एक नया जुडिशियल सिस्टम जो है स्टार्ट किया। वॉज एस्टैब्लिश अंडर गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग। तो वैरन हेस्टिंग के अंडर में जो है इन्होंने अपना नया जुडिशियल सिस्टम जो है स्टार्ट किया। ठीक है, सो वैरन हेस्टिंग नए आपके गवर्नर जनरल बने। ठीक है, गवर्नर जनरल जो कि जिनके अंडर में जो है नया जुडिशियल सिस्टम जो है वो तैयार हुआ। ठीक है, न्यू गवर्नर जनरल बने जिन्होंने नया जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट किया। अभी इन्होंने क्या किया, जुडिशियल सिस्टम में दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, क्रिमिनल एंड द सिविल कोड वर सेटअप इन द ईच डिस्ट्रिक्ट। अगर ये हमारी, मान लीजिए ये हमारी डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारा एरिया है पूरा ब्रिटिश के अंडर में, और इसको पहले तो बताया ना था ना कि हर पूरे एरिया को जो है एक एक हर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। ये डिस्ट्रिक्ट अलग, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट 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 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड, जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स जो थी उनको आपका क्या था, प्रोविजंस में डिवाइड कर रहे थे वो। ठीक है, टेरिटरी इनटू डिस्ट्रिक्ट, हाँ, जो जितनी भी ब्रिटिशर्स की टेरिटरी थी उनको ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कलेक्टर। हर डिस्ट्रिक्ट को कौन हैंडल करेगा, कलेक्टर। तो उन्होंने पूरे जो उनकी टेरिटरी थी ब्रिटिशर्स की उसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। तो ये सारी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। अब क्या था, डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिमिनल और एक सिविल कोड सेटअप किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट में दो टाइप के कोड बनाए गए, क्रिमिनल एंड सिविल कोड। ठीक है, ये दो तरीके के कोड बनाए गए थे। सिविल कोड वर कॉल्ड दीवानी अदालत, वाइल क्रिमिनल कोड वर कॉल्ड फौजदारी अदालत।
तो सिविल कोर्ट को कहा गया आपका दीवानी अदालत। सिविल कोर्ट है का नाम दिया गया दीवानी अदालत, और क्रिमिनल कोर्ट को नाम दिया गया फौजदारी अदालत। ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो ये नेम्स इसी तरीके से ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो इन योर कॉपी, जो कि जब भी चैप्टर लेके बैठोगे तो आप जब ये नोट करोगे, ये आपका अगर नोट किया हुआ है और आपको चैप्टर का रिवीजन करना है तो ये आप सारी चीजें शॉर्ट में पढ़ सकते हो कि क्रिमिनल कोर्ट जो है उसका नाम दिया गया फौजदारी अदालत, सिविल कोर्ट का नाम दीवानी अदालत। नाउ सिविल कोर्ट व प्रिसाइडेड बाय अ कलेक्टर। अच्छा, सिविल कोर्ट जो था उसको कौन हैंडल करता था? आपका कलेक्टर। ठीक है, सिविल कोर्ट वर हैंडल्ड बाय द कलेक्टर। They also had a Maulvis and Hindu Pandits who interpreted Indian law for the European collectors. अच्छा, सिविल कोर्ट में हिंदू पंडित भी होते थे और मौलवीज भी होते थे, जो इंडियन लॉ जो यानी मुगल्स का और हिंदू लोगों का जो लॉ था उसको इंटरप्रेट करके जज को बताते थे, यानी कलेक्टर को बताते थे। कलेक्टर क्योंकि यूरोपियन कलेक्टर होता था, यूरोपियन बंदा होता था सिविल कोर्ट में, इंटरप्रेट करके उसको व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेट मींस उसको कन्वर्ट करके, ठीक है, इन इंग्लिश लैंग्वेज में उनको, क्योंकि यूरोपियंस डोंट नो हिंदी, इतना नहीं पता था उनको, उसको यूरोपियन लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करके और कलेक्टर को समझाते थे कि अगर कोई मुस्लिम केस आता है तो भाई मुस्लिम लॉ, मौलवी बताता था कि भाई मुस्लिम लॉ में ये लिखा है, कोई हिंदू केस आता था तो हिंदू बताता था कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, दे इंटरप्रेट इंडियन लॉ। द क्रिमिनल कोर्ट वर अंडर रिलीजियस जजेस लाइक काजी। अच्छा, जो क्रिमिनल कोर्ट होता था वो आपका किसके अंडर में आता था? रिलीजियस जजेस। रिलीजियस जजेस है, रिलीजियस जजेस के अंडर में आता था, जिनको टू बी कॉल्ड एज काजी, जिनको काजी भी कहा जाता था। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, इनको काजीज भी कहा जाता था। ठीक है, काजीज लिख दो, काजीज। दे ऑल्सो हैड अ जूरिस्ट फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुस्लिम कम्युनिटी से भी उनके पास जूरिस्ट होते थे। यूरोपियंस जो है मुस्लिम कम्युनिटी में से भी एक कोई बहुत एजुकेटेड पढ़ा लिखा बंदा निकाल लेते थे और कोर्ट में रखा जाता था मुस्लिम के फैसलों को निपटाने के लिए। ठीक है, द मुस्लिम कम्युनिटी कॉल्ड मुस्तिफ, जिनको मुस्तिफ कहते थे, टू एक्सप्लेन द लॉ एडमिनिस्टर्ड बाय द काजी। तो काजी को मुस्लिम लॉ पूरा समझाना। ठीक है, काजी को पूरा मुस्लिम लॉ जो है मुफ्तीज जो थे वो समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे। टू एक्सप्लेन द लॉ एडमिनिस्टर्ड बाय द काजी। काजी के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्टर्ड जो लॉ है उसको एक्सप्लेन करने का काम मुफ्तीज करते थे। ठीक है, सो उसको एक्सप्लेन करने का काम मुफ्तीज करते थे। हाउएवर द कलेक्टर ओवरसॉ द प्रोसीडिंग ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट। कलेक्टर जो है ओवरऑल क्रिमिनल कोर्ट में क्या चल रहा है ओवरऑल देखता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड में नहीं। एंड ऑफ द क्रिमिनल हेस्टिंग ऑल्सो सेटअप 2 सेंट्रल कोर्ट ऑफ अपील। अच्छा, ये तो यहाँ तक था, जो मेन कोर्ट थे वो यहाँ तक थे। अब इसके अलावा वैरन हेस्टिंग ने अपील वाले कोर्ट भी जो है बनाए थे। ठीक है, अगर किसी को अपील करना है तो हम ये हटा देते हैं, तो अपील कैसे करी जाएगी? ठीक है, किस तरीके से वो अपील कर सकते हैं। सो अपील कोर्ट कौन से होते थे? सदर दीवानी अदालत, सिविल कोर्ट ऑफ अपील एंड द सदर निजामत अदालत
क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील, मतलब क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट के ऊपर एक और उन्होंने कोड बनाई थी, जैसे वो की थी वो थी आपकी क्रिमिनल अपील कोड और सिविल अपील कोड, ठीक है, जिनके दोनों के नाम भी उनके अलग अलग रखे गए थे, ठीक है, सिविल कोर्ट ऑफ अपील एंड क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील. सो व्हेन लॉर्ड कॉर्नवालिस टुक ओवर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जब गवर्नर जनरल पर ये जब थे, ही एबॉलिश द फौजदारी अदालत. तब इन्होंने फिर बाद में जब ये मतलब जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है टुक ओवर एज अ गवर्नर जनरल पर जब ये आए, तो इन्होंने मतलब क्या किया, पहले तो बनाया फौजदारी अदालत बनाई इसको, ठीक है, उसके बाद जो भी आया होगा उनके दिमाग में वो फौजदारी अदालत इन्होंने हटा दी, ठीक है, खत्म कर दिया उसको, एबॉलिश एंड सेट अप अ न्यू कोर्ट स्ट्रक्चर. अब इन्होंने एक नया कोर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया अंडर अ न्यू सिस्टम. अब नए सिस्टम में क्रिमिनल केसेस वर टू बी ट्राइड फॉर प्रोविजनल कोर्ट ऑफ सर्किट. अब जो क्रिमिनल केसेस होते थे, अब क्रिमिनल केसेस पे आपके 4 और कोर्ट बना दिए, ठीक है, 4 और जो है इन्होंने लेवल बना दिए, प्रोविजनल कोर्ट ऑफ टाइप के बना दिए, ठीक है, प्रोविजनल कोर्ट ऑफ सर्किट. द कोर्ट वर प्रिसाइडेड ओवर बाय ब्रिटिश जज, और उस कोर्ट में ब्रिटिश जज होते थे. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्रिमिनल केसेस वॉज सदर निजामत अदालत. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि जैसे हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जब हम अपील करते हैं, तो उसी तरीके से जो हाईएस्ट कोर्ट था वो था आपका सदर निजामत अदालत, ठीक है, हाईएस्ट आपका कोर्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस के लिए, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील. द लोएस्ट सिविल कोर्ट वर प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन जजेस. जो लोअर कोर्ट होते थे वहां पे इंडियन जजेस रख दिए, कॉल्ड मुंसिफ्स, वो मुंसिफ्स होते थे, और अमीन्स होते थे. अमीन आज भी होते हैं, ठीक है, और मुंसिफ भी आज भी होते हैं. अमीन और मुंसिफ आज भी हैं. जो ब्रिटिशर्स का जो टाइम, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कॉन्स्टिट्यूशन में, अदालत में, कोर्ट में, जो ब्रिटिशर्स बना के गए वो वैसी ही चली आ रही हैं, उसमें ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है. सो अबव देम वर रजिस्ट्रार कोर्ट, इसके ऊपर जो है रजिस्ट्रार कोर्ट होता था. आप ऐसे देख लो, जैसे कि सदर निजामती क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल केसेस के लिए उन्होंने एक दोबारा जो बनाई वो थी आपकी सदर. हाईएस्ट कोर्ट जो थी वो है आपकी सदर निजामत अदालत, ठीक है, ये सदर निजामत अदालत, सदर निजामत अदालत. लोएस्ट कोर्ट जो थी वो मुंसिफ हैंडल करेगा, ये हाईएस्ट कोर्ट है. ये हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है. आपकी जो लोएस्ट कोर्ट है वहां पे आपके मुंसिफ होंगे, मुंसिफ ही है, हाँ मुंसिफ्स, अमीन भी कहते हैं, मुंसिफ्स भी कहते हैं, अमीन भी कहते हैं, ठीक है, अमीन्स, ओके. एंड अबव देम वर द रजिस्ट्रार कोर्ट. ये जो लोएस्ट कोर्ट होती थी, लोएस्ट कोर्ट के ऊपर जो है वो आपकी होगी रजिस्ट्रार कोर्ट, ठीक है. रजिस्ट्रार कोर्ट जो है वो आज भी है, रजिस्ट्रार का ऑफिस है, ठीक है. लाइक जैसे आई एम लिविंग इन अ बरेली, तो बरेली में भी आपको रजिस्ट्रार ऑफिस मिल जाएगा. रजिस्ट्रार कोर्ट होती है बेसिकली. एक एग्जांपल मुझे अभी याद आ रहा है, रजिस्ट्रार ऑफिस जो होता है रजिस्ट्रार कोर्ट होती है. अगर किसी को कोर्ट मैरिज करनी होती है, कोर्ट में जाके जो मैरिज होती है तो वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में होती है. तो रजिस्ट्रार कोर्ट जो है वो आज भी है, रजिस्ट्रार कोर्ट होती है पूरी वो अलग, ठीक है, अंडर द ब्रिटिश जजेस. और इस रजिस्ट्रार कोर्ट में जो है ब्रिटिश के जजेस हुआ करते थे. अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट की जो अपील है एंड रजिस्ट्रार कोर्ट वर टेकन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अब ये जो लोअर कोर्ट है और रजिस्ट्रार कोर्ट है, इन दोनों में की अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, ठीक है. अपील क्या है अभी मैं बताऊंगी. ये हो गई आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. जैसे कि लोअर कोर्ट है, वहां पर कोई केस चला और
कोई भी फैसला जज ने सुनाया और वो फैसला उन लोगों को समझ में नहीं आया, रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई केस गया, अब तो मैरिजेस के केस ज्यादातर जाते हैं कोर्ट में, रजिस्ट्रार कोर्ट में जो है मैरिजेस होती हैं, कोर्ट में जो लोग मैरिजेस करते हैं और जमीन जायदाद की चीजें, जमीन जायदाद का जो है थोड़ा सा होता है, ठीक है, रजिस्ट्रार कोर्ट में वो केसेस जाते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में, ठीक है, कोर्ट ही होता है वो। तो अगर इन दोनों कोर्ट में अगर कोई फैसला हुआ है, वो समझ में जो पीपल हैं उनको वो सेटिस्फाइड नहीं है रजिस्ट्रार के फैसले से या लोअर कोर्ट में जो जजेस है उसके फैसले से, तब वो अपने केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील के लिए डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं अपने केस के लिए, ठीक है, ये होता है अपील। एंड 4 प्रोविजनल कोर्ट ऑफ सिविल अपील, और 4 इसमें से और सिविल अपील के कोर्ट और बनाए, विच वर अंडर ब्रिटिश जजेस, जो कि ब्रिटिशर के अंडर में था। हाईएस्ट कोर्ट जो था वो सदर दीवानी अदालत, विच हर्ड इंपॉर्टेंट सिविल अपील। बहुत पंगे हैं इसमें, बहुत सारी अदालतें बनाई हैं लोगों ने। ठीक है, तो 4 बनाए, 4 में से जो हाईएस्ट था, बाद में 4 प्रोविजनल कोर्ट बनाए उनके नीचे, और 4 में से वो हाईएस्ट जो था सदर दीवानी अदालत था, ठीक है, और उसमें जो सिविल केसेस थे वो सुने जाते थे, ठीक। आफ्टर दैट आ जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक इंट्रोड्यूस फर्दर रिफॉर्म। अब आए लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने कुछ इसी चीज़ों में कुछ और अपने चेंजेस किए, ठीक है, तो अब हम इसको हटा देते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक आया है, उन्होंने कुछ फर्दर रिफॉर्म करे इसी कोर्ट सिस्टम में। ही एबॉलिश द प्रोविजनल कोर्ट्स, जो प्रोविजनल छोटे छोटे कोर्ट्स बनाए थे, किसने बनाए थे? लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है, वैरन हेस्टिंग ने, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग बोल दिया मैंने, वैरन हेस्टिंग ने, ठीक है। और उसके बाद जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बने तब उन्होंने वो प्रोविजनल कोर्ट्स वगैरह बनाए, ठीक है। प्रोविजनल कोर्ट्स जो उन्होंने बनाया, उन्होंने वो सारी चीज़ें जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सो वो उन्होंने सारे प्रोविजनल कोर्ट हटा दिए, अपील एंड प्रोविजनल कोर्ट ऑफ सर्किट, एंड द प्रोविजनल कोर्ट ऑफ सर्किट जो था वो भी हटा दिया। ब्रिटिश कमिश्नर वर अपॉइंटेड टू कैरी आउट द ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट। अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने विलियम बेंटिक ने जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश का जो कमिश्नर था, उसको सारी जिम्मेदारी कोर्ट की दे दी, ठीक है, वो सारी कोर्ट का चीज़ें कैरी आउट करेगा। इन 1833 अ लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय बेंटिक, ये इंपॉर्टेंट है। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है एक लॉ कमीशन बनाया। लॉ कमीशन बाय बेनेडिक्ट। लॉर्ड बेनेडिक्ट है, सॉरी बेनेडिक्ट, ई भी नहीं है, सॉरी, एक्चुअली बेनेडिक्ट किसी और का भी नाम है, तो उनका नाम इसी से ही आता है। ओके, सो उनकी स्पेलिंग नाम की यही है। एनीवेज, सो एक लॉ कमीशन बनाया लॉर्ड बेंटिक ने, ठीक है, एंड वॉज अपॉइंटेड बाय बेंटिक टू कंपाइल अ लीगल कोड फॉर इंडिया, कि जो इंडिया के लिए एक लीगल कोड दिया। कोड क्या था? कमीशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय लॉर्ड मैकेले। जो कमीशन वाला पार्ट है, जो कमीशन की चीज़ें देखेंगे, वो जो का था ना सिविल सर्विसेज में जो है, वो लॉर्ड मैकेले देखेंगे। इट कंपाइल्ड द इंडियन पैनल कोड, और इंडियन पैनल कोड एक बनाया, कंपाइल्ड किया इंडियन पैनल कोड, द कोड ऑफ सिविल
एंड क्रिमिनल प्रोसीजर देयर आफ्टर। एक कोड बनाया जिस कोड में सिविल और आपके केसेस जो है सारे देखे जाएंगे, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल केसेस देखे जाएंगे। कोड है, सिंपल एक लॉ बनाया उन्होंने, उस लॉ को कोड का नाम दिया, ठीक है, बस और कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इस तरीके की चीज़ नहीं है। एक लॉ बनाया, उस लॉ को नाम दे दिया कोड, सिविल कोड, ठीक है, कोड ऑफ सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। द सेम सेट ऑफ लॉ नाउ अप्लाई टू ऑल ब्रिटिश पोजीशन। और यही जो लॉ बनाया, लॉ कमीशन बनाया, जो कोड ऑफ क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस बनाया, तो उन्होंने ऐसा बनाया कि जो इंडियंस के लिए लागू होगा वही ब्रिटिशर्स के लिए भी अप्लाइड होगा, ठीक है। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ ट्रायल वाज फॉलोड इन एवरी कोर्ट। और एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ ट्रायल यानी कि ओवरऑल, यानी कि जो लॉ बनाया है वो लॉ सारी कोर्ट्स में एक जैसा चलेगा। ये नहीं कि उस कोर्ट में लॉ अलग है, उस कोर्ट में लॉ अलग है, ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ट्रायल, सब जगह सेम लॉ चलेगा, ठीक है, इन एवरी कोर्ट, हर कोर्ट में। 1865 सदर दीवानी एंड सदर निजामत अदालत वर एबॉलिश्ड। 1865 में जो सदर निजामत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था, सदर निजामत और दीवानी अदालत जो बनाया था उसको एबॉलिश कर दिया गया, वर एबॉलिश्ड एंड हाई कोर्ट्स वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। अब उसकी जगह जो है हाई कोर्ट बनाया गया, हाई कोर्ट बनाया गया, जो कि हाई कोर्ट आज भी हमारी कंट्री में है। सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं ब्रिटिशर्स ने बनाया, ब्रिटिशर्स ही बना के गए, वो भी आज भी हमारी कंट्री में फॉलो वो चीज होती है, ठीक है। सो कैलकाटा में, बॉम्बे में एंड मद्रास में, ठीक है, यहाँ इन 3 जगहों पर आपका जो है ये कोड जो है बनाई गई, ठीक है। एंड देन आ जाता है आपका आर्मी। जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका, लास्ट नहीं है, आर्मी है तो आर्मी के अंडर पुलिस वाला टॉपिक भी आ गया एंड रूल ऑफ लॉ। सो नेक्स्ट आता है हमारा आर्मी। आर्मी को किस तरीके से बनाया ब्रिटिशर्स ने? इंडियन सिपाही डिराइव फ्रॉम सिपाही इन हिंदी मीनिंग सोल्जर। इंडियन सिपाहीज को हिंदी में सिपाही कहा जाता था, ठीक है, जिसका मतलब है सोल्जर। हु मोस्टली बिलोंग टू द पीजेंट्स क्लास। तो ज़्यादातर इन ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सिपाहीज जो होते थे, इंडियन सिपाही जो होते थे वो पीजेंट क्लास के होते थे। फार्मर और इन सब के बच्चे और लोग, फार्मर वगैरह जो लोग होते थे वो होते थे। फॉर्म द बल्क ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी आर्मी। और उनको ये लोग इतनी ज़्यादा मतलब भर लेते थे कि ब्रिटिश आर्मी की जो कंपनी थी वो ज़्यादातर इंडियन सिपाही से भरी हुई थी, क्योंकि नौकरी दे रहे थे, उनको अपॉइंट करते जा रहे थे, क्योंकि इतने तो यूरोपियन यूके से यहाँ आ नहीं सकते हैं सिपाही, तो इसलिए ये इंडियन पीपल्स को ही अपनी आर्मी में एनरोल करे जा रहे थे। तो बल्क ऑफ इंडियन सिपाहीज थे ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है। इनिशियली द आर्मी वॉज स्मॉल, स्टार्टिंग में छोटी थी, बट इट ग्रू विद द ब्रिटिश टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अपनी टेरिटरी बढ़ाना शुरू करी, तो अपनी टेरिटरी बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने अपनी आर्मी में इंडियन सिपाहीज को भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे। द आर्मी क्लेम्ड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द कंपनी। आर्मी के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी। एक्सपेंडिचर इन इंडिया में बहुत पैसा खर्च कर रही थी, क्योंकि भर्ती कर रही थी, तो ऑब्वियसली उनको सैलरी देनी है, ड्रेस देनी है, यहाँ वहाँ लड़ाई के लिए भेजना होता था। आर्मी नॉट ओनली कॉन्कर्ड टेरिटरी, वही आर्मी जो है
अपने ही हिंदुस्तान की बाकी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स के लिए कॉन्कर्ड ही नहीं कर रही थी, बल्कि साथ साथ में इट ऑल्सो प्रोटेक्टेड द एम्पायर अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट, और साथ ही साथ दूसरे मुगल्स और हिंदू किंग्स जो बचे कुचे रह गए थे ब्रिटिश टाइम पे, उनसे ब्रिटिशर्स की टेरिटरी को बचा भी रही थी। ठीक है, उनसे लड़ाई मतलब उनसे अटैक करना, अगर कोई अटैक करता था तो वो लड़ाई झगड़ा सब इंडियन सिपाही ही करते थे, सारी जो फाइटिंग है, वॉर जो है वो इंडियन सिपाही करते थे अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स एंड हैंडल्ड पीजेंट्स, जो रेबिलियंस अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, और साथ साथ में वो लोग जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे उनसे भी यही इंडियन सिपाहीज अपने ही लोगों से जो है लड़ रहे थे। अगर पीजेंट एग्रीकल्चर पे अगर ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा रेवेन्यू रख दिया है तो वो लोग जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोसेशन कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, तो उनको भी यही मार मार के भगाते थे। ठीक है, द आर्मी वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, आर्मी रेवेन्यू भी यहाँ से कलेक्ट करके लेकर आती थी। ब्रिटिश बिगेन टू एंगेज इन मोर फ्रीक्वेंट वॉरफेयर फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी से ब्रिटिशर्स जो थे बहुत सारी लड़ाइयों में इन्वॉल्व होते जा रहे थे। द सिपाहीज बिगेन टू बी ट्रेंड, और सिपाहियों को ट्रेंड करते थे ब्रिटिशर्स, एंड डिसिप्लिन्ड अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन मिलिट्री स्टैंडर्ड, क्योंकि उस आर्मी में मिलिट्री यूरोपियन जितने जो ऑफिसर्स होते थे वो सारे यूरोपियन होते थे, तो वो इंडियन सिपाहीज को यूरोपियन सिपाहीज की तरह प्रॉपरली बहुत अच्छे से ट्रेन करते थे, डिसिप्लिन में रहना सिखाते थे, प्रॉपर ड्रेस पहननी है, प्रॉपर यूनिफॉर्म, हर डिसिप्लिन उन्हें सिखाया जाता था जो यूरोप में चलता था, और वही डिसिप्लिन आज हम फॉलो कर रहे हैं। तो कोई जैसे ना सम पीपल आर सेइंग ब्रिटिशर्स ये थे, ब्रिटिशर्स खराब थे, ब्रिटिशर्स वो थे, खराब थे, बहुत खराब थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है इंडियन को बहुत सारा डिसिप्लिन और बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं जो कि आज लोग इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में हम फॉलो कर रहे हैं, और वो अब एक नॉर्मल चीज़ हिंदुस्तान के लिए, लोगों के लिए हो गई है, एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। ठीक है, वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें ब्रिटिशर सिखा के गए या ये करके गए, लेकिन ये सारा डिसिप्लिन, चेयर पे बैठना, शर्ट पैंट पहनना, और आपकी पेस्ट्रीज और जितना ये सब केक, ब्रेड्स, कुकीज़, ये सारा जो फूड है वो ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो ब्रिटिशर्स यहाँ छोड़ के गए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज जब हम एजुकेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आप उसमें पढ़ोगे कि इंग्लिश को ब्रिटिशर्स ने जो है फर्स्ट ऑफ कंपल्सरी लैंग्वेज बनाया इन ऑल द स्कूल्स एंड इन ऑल द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, दैट इंग्लिश शुड बी मस्ट टू स्पोकन बाय ईच एंड एवरी पर्सन एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो बेसिकली इंग्लिश द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो जो है हमें एक इंग्लिश लैंग्वेज देकर गए, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी कैन कम्युनिकेट इंटरनेशनली एनी वेयर एनी प्लेस। आज इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, तो शायद ब्रिटिशर्स नहीं लेके जाते तो हमें भी इंग्लिश नहीं पता होती, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें नहीं पता होती, तो इसलिए बुरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई चीज़ें हमें अच्छी भी सिखा के गए हैं। So often soldier sentiments about the caste and the communities were ignored in the process, और कई बार वो डिसिप्लिन सिखाते सिखाते क्या करते थे, जो सिपाहीज होते सब हिंदू ही थे, कुछ मुस्लिम्स भी होते थे, तो उनके कई बार वो डिसिप्लिन के चक्कर में वो ब्रिटिशर्स कुछ ऐसी चीज़ें भी उनको करने के लिए बोलते थे कि जिससे उनका कास्ट, उनका रिलीजन या कास्ट वास जो भी होता था उसको हर्ट होता था। ठीक है, उसको इग्नोर करते थे उनकी चीज़ों को। दिस लेड टू मैनी प्रॉब्लम एंड फाइनली कम्युनिकेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 रिवोल्ट क्यों हुआ वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो उनके कास्ट को कई बार इतना ज़्यादा रिलीजन को हर्ट हो जाता था, और वही एक रीज़न बना बाद में 1857 का रिवोल्ट, जिस कारण के वजह से हुआ रिलीजन और कास्ट को लेके, क्योंकि ब्रिटिशर्स उन इंडियन सिपाहीज की बहुत सारी कास्ट और रिलीजन को लेके चीज़ों को इग्नोर करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा पुलिस। पुलिस स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस जो है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अगेन इसका वो किया था। ठीक है,
लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉर द आर्किटेक्ट ऑफ द पुलिस फोर्स इन इंडिया। इंडिया की जो आज पुलिस फोर्स है वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बनाई गई है। थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, ठीक है। पुलिस को हटाया नहीं गया है। पुलिस क्यों रखी, किसने रखी, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, मतलब अब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो आज पुलिस है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ही बनाई गई है। फोर्स इन इंडिया असिस्टेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो हेड होता था पुलिस का, वो होता था जो हैंडल करेगा पूरा पुलिस फोर्स को, दैट इज बाय डीएम। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इंडियन वर मोस्टली रिक्रूटेड एट द लोअर पोस्ट। अब यहाँ क्या करते थे, पुलिस में भी वो लोग जो है ज्यादातर आपके जो इंडियंस होते थे उनको लोअर पोस्ट पे जो है अपॉइंट करते थे पुलिस में, और जो यूरोपियन ऑफिसर्स होते थे या यूरोपियन लोग जो होते थे उनको ऑफिसर की पोस्ट पे अपॉइंट करते थे। वो तो डिस्क्रिमिनेशन वो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द पुलिस वर अंडर द चार्ज ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो आज जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी, आज जो है वो एसपी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाए गए, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही डिस्टिंग्विश एक पोस्ट जो दी गई है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही दी गई हुई है पोस्ट, वही कंटिन्यू चली आ रही है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस होती थी, ये डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट में पुलिस किसके अंडर में काम करेगी, पूरी पुलिस फोर्स जो है वो काम करेगी एसपी के अंडर, यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर, और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएम के अंडर में रहेंगे, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट वर डिवाइडेड इनटू थानास, जो कि आज भी हैं, हर अलग अलग थाना है, और सर्कल्स, ठीक है। थाना भी बोलते हैं, सर्कल्स आज भी बोलते हैं। अ थाना वाज हेडेड बाय दरोगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे आएगा आपका थाना, और थाना में थाना का जो हेड होगा वो कौन होगा, दरोगा, ठीक है। थाना का जो हेड होगा वो होगा दरोगा। हु वॉज जर्नली एन इंडियन, जो दरोगा होगा वो इंडियन होगा। आप चाहो तो इसको लिख लो जिससे कि आपको याद रहेगा, ठीक है, जो कि मोस्टली इंडियन होता था। विलेजर्स एंड द स्मॉल टाउन हेड चौकीदार, और विलेजर्स में और जो विलेजेस में छोटे छोटे जो टाउन्स होते थे वहाँ पे जो छोटी छोटी पुलिस होती थी तो वहाँ पर ज़्यादातर पुलिस को चौकीदार बोलते थे, ठीक है। वॉचमैन और कोतवाल भी कहा जाता था। कोतवाल आपने सुना होगा, आज भी कोतवाल होते हैं विलेजर्स वगैरह में, जो छोटी छोटी चौकियाँ बनी होती, छोटी छोटी पुलिस के वो बने रहते हैं, वहाँ पर एक कोतवाल बिठा देते हैं, दो सिपाही जो होते हैं पुलिस वाले वो बिठा देते हैं, ठीक है। पुलिस के ही होते हैं तो उन्हें चौकीदार या वॉचमैन या कोतवाल कहा जाता था, ठीक है, जो कि स्मॉल टाउन्स वगैरह में सारी चीज़ें देखते थे। पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाज क्रिएटेड लेटर टू लुक आफ्टर द होल डिस्ट्रिक्ट। बाद में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया जो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट को लुक आफ्टर करता था, ठीक है। एंड होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बिसाइड कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर द पुलिस ऑल्सो हेल्प इन द चेकिंग क्राइम। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के अलावा पुलिस जो है वो क्राइम पर भी नजर बनाए हुए रहती थी, ठीक है। सो ये हो गया आपका पुलिस का टॉपिक कंप्लीट। हमारा आर्मी हो गया, पुलिस हो गया। नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक, नॉट द लीस्ट, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। So the last topic is about yours is rule of law. Rule of law. Rule of law, the British devised a code of law for Indians with the intent of bringing uniformity in trial. तो ब्रिटिशर्स ने अभी यहाँ पर क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक ऐसा लॉ बनाया जो कि इंडियंस भी उसमें जो है संतुष्ट हो सके,
ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी, यूनिवर्सल, ठीक है, लॉ फॉर इंडिया विद द इंटेंट ऑफ ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी, जो भी ट्रायल हो, केसेस के ट्रायल हो, केस जब चल रहा हो किसी भी कोर्ट में, तो इंडियंस भी उससे मतलब कि सेटिस्फाइड हों, ठीक है, इस तरीके का ये लॉ लेकर आए। द सेम लॉ अप्लाइड टू ऑल, एक ही लॉ हो और वो सब पे अप्लाई हो। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो आज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। एंड रूल ऑफ लॉ का एग्जैक्ट जो मतलब है वो ये है कि एवरीबडी nobody is above the law. Law is equal for everyone, whether he is a prime minister or whether he is a president or whether he is a beggar. ठीक है, अगर किसी ने मर्डर किया है तो लॉ के अबव कोई नहीं है, लॉ सबके लिए सेम है। मर्डर किया है, भिखारी ने मर्डर किया है, प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, तो दोनों को सजाए मौत ही मिलेगी, कोई उसमें वो नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। सो टू ऑल एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ ट्रायल वॉज फॉलोड इन एवरी कोर्ट, हर कोर्ट में एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ लॉ फॉलो होने लगा। एवरीवन वाज कंसिडर्ड इक्वल बिफोर लॉ, सब लॉ के सामने इक्वल हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन, यानी कि मेल हो, फीमेल हो, रिलीजन हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो। दिस वाज अ प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो ये था रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल, जो आज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटिन्यू है ब्रिटिशर्स के टाइम से, ठीक है। बट क्रिटिक्स पॉइंट आउट सर्टेन प्रॉब्लम, जो इसके अगेंस्ट थे, जो इस रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट थे, उनको इससे जो है कुछ प्रॉब्लम होने लगी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सिस्टम ट्रायल बिकेम वेरी एक्सपेंसिव। इस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद जो ट्रायल होते थे, जो केसेस चलते थे, वो बहुत एक्सपेंसिव होने लगे। माना जाता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव होने लगे, एज पीपल नाउ हैड टू पे स्टैंप ड्यूटी। अब जो भी केस डालेगा कोर्ट में, उसको एक स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, यानी कि स्टैंप लगेगी, गवर्नमेंट की एक मोहर लगेगी, जिसका प्राइस डिसाइड किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने के ही द्वारा, जिसका प्राइस डिसाइडेड था, ठीक है। लॉयर्स को पैसे देने पड़ते थे कि उनका केस चलाए, ठीक है। पहले इस तरीके का नहीं होता था। द ट्रायल ऑफन ड्रैग्ड ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब रूल ऑफ लॉ बना दिया तो अब क्या था, जो केस था वो बहुत लंबे टाइम तक जो है खिंचता चल रहा था, ठीक है। ऑल्दो द जुडिशियल सिस्टम प्रोफेस्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, जुडिशियल सिस्टम यानी जुडिशरी, जजेस ये कोशिश करते थे कि सबको लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल जस्टिस मिले, ठीक है। बिफोर लॉ यूरोपियन वर ट्राइड इन द स्पेशल कोर्ट बाय ब्रिटिश जजेस। अब यूरोपियन को यहाँ पर दूसरे कोर्ट में जो है जज किया जाता था और वहाँ पर ब्रिटिश जजेस होते थे, तो ये भी गलत है, ठीक है। इन मैनी केसेस जमींदार एंड द अपर क्लासेस कंटिन्यू टू एंजॉय, और कुछ केसेस में ये होता था, जो जमींदार होते थे और जो अपर क्लासेस होते थे, वो कंटिन्यू अपनी प्रिविलेज जो थी उनकी, वो कंटिन्यू उसको एंजॉय कर रहे थे, एंड एक्सरसाइज ट्रेडिशनल प्रिविलेज। मैंने कहा ना, जो प्रिविलेजेस थी जो उनको मिल रही थी पहले से, वो उसी को कंटिन्यू, वो उनको जो है केस में ज़्यादा, किसी भी केस में अगर वो इन्वॉल्व हुए तो वो पैसा ले दे के जो है ख़त्म करवा देते वकील से केस, ठीक है। एंड द मासेस कंटिन्यू टू सफ़र। अगेन इस केस में भी जो कॉमन मासेस था वो अगेन कंटिन्यू सफ़र कर रहा था। ये रूल ऑफ लॉ बनाने के बाद भी ब्रिटिशर्स में इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके वजह से कॉमन मासेस जो थे वो स्टिल सफ़र कर रहा था, ठीक है। सो हियर योर चैप्टर इज कंप्लीट and I hope you understand this chapter very well, and if you have any kind of a queries, please write it in the comment box. So I'll see you next time. Bye bye.